आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। ओवरवेट और किया। उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से, उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड ट्रिपल ए से करके डबल ए कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। और उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की है, मैं फौरन समझ गया था क्यों ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि सामने वेस्टर्न मीडिया और एम्बेसडर बैठे हुए थे। वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को मैसेज देना चाह रहे थे कि देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो भारत से बात करते हैं, भारत बात नहीं करता। पहले माजी में आपका हमेशा ये रहा है कि जब भी आपने आईएमएफ से किस्त लेनी होती थी, आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे। शहबाज शरीफ साहब का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है डिफेंस की चीजें बात करें। ये बात स्टेटमेंट तो आनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि हम हालात ठीक करना चाहते हैं। उनका उनका क्या पोर्टफोलियो है कि वो बात करेंगे हम भारत से। आप पहले भी हो चुका है कि वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट बाद में चेंज हो जाती है। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट हैं, उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा। दे आर इन देयर कैंप। उन्होंने जो उनके टूटे फूटे राइट्स वो समझते हैं, उनको बावर करा दिया गया है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी आपका दुनिया में साथ दे सकता है तो वो भारत है। आपकी तीन पार्टियां इस वक्त टूटी फूटी पाकिस्तान में, तीनों आपकी स्टैब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई हैं, तीनों की तीनों। ऐसा ही है। कौन सा लीडर कहां से आएगा? 76 साल लीडर नहीं आया, 76 साल और वेट करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान अब आप बहसीत स्टेट फेल हो चुका है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंडिया पाकिस्तान को लेकर आजकल बहुत तेजी से कुछ डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए हर सीरियस इशू पर डायलॉग करने को रेडी हैं, टेबल टॉक करने के लिए रेडी हैं। फिर इंडिया से रिस्पांस आता है कि इंडिया तो हमेशा ही अपने तमाम नेबर्स कंट्री के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। फिर इन चीजों के ऊपर यूएस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जो कि बहुत हैरान करने वाली होती है, जिसमें यूएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में डायलॉग होते हैं तो यूएस उसे सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ एशिया में एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट आई है कि जिसमें इंडिया को एशिया की मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट कहा गया है और इसमें चाइना को बिल्कुल थोड़ा सा जो सा है वो दचका भी लगा है। इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। इनसे बात करेंगे इन डेवलपमेंट के ऊपर और साथ ही साथ चाइना की अगर बात करें, वो जिस तरीके से अपनी वैल्यू, अपनी पावर एशिया में गिराता नजर आ रहा है, क्या नजर रखते हैं, क्या अपना ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू चो साहब। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता चलूं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसे सीनियर मतलब जिनसे हमें बात करने का, ना सिर्फ बात करने का बल्कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच चो साहब। मैं आपके ऑडियंस और खासकर मैं देखता हूं कि यू आर वेरी पॉपुलर इन इन सब कॉन्टिनेंट, नॉट ओनली इन पाकिस्तान एंड इंडिया एज वेल। और आप स्पेशली बड़े सेंसिटिव इश्यूज पर, मैं मुझे जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है कि आप लोगों में जाके उनकी ओपिनियन पूछते हैं जनरल मैसेज की।
वो आजकल बड़ा रेयर है। लोग अपना बयानिया तो बताते हैं, लेकिन लोगों का बयानिया नहीं बता पाते। मैं समझता हूँ यही आपके इस चैनल की खूबसूरती है। और मैं आपकी बहादुरी को मैं सलूट हूँ कि आपने खासकर पिछले दिनों कराची भी जाके कवर किया, और लाहौर में भी मैंने देखा बड़े बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पे जाके आप आम लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जो है हम तक लेकर आते हैं। दैट इज अ वंडरफुल एफर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, ये अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है, इन सब चीजों के ऊपर तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है, और चाइना को जो सा है वो डाउनग्रेडेड किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे बात करते हैं। देखिए चौर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकानमी दोबारा, इकानमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही हैं। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी, और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुआ था। उसके बाद अभी तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया। एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक। फिर उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है। वहां पे लोगों के पास जाहिर जब पैसे नहीं थे, फैक्ट्रियां बंद थी, शिप्स भरे हुए हमारी पोर्टों पर खड़े थे, लोग ही नहीं मिल रहे थे उन चीजों को नीचे उतारने के लिए। तो ये सारी इकानमी का जो इम्पैक्ट है उनकी रियल एस्टेट पे आया। कई मार्केट्स, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स रियल एस्टेट की, बिल्डिंगें बनी की खड़ी रह गई हैं, लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहे। एक तो ये चीज थी। उसके बाद इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है। और दूसरा दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं, और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूल रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूल रखते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे। तो जो एक एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं, और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकानमी को फायदा हो रहा है, बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उनकी उसको फायदा हो रहा है। और इसमें जो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है, और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। ओवरवेट किया। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से, उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी, और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इसके साथ इसी कोविड के हवाले से, और जिस तरह यूक्रेन जंग के बारे में, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपना सारे अपने सोर्सेज रिसोर्सेज को बर्न कर रहे हैं, फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकानमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकानमी को डाउनग्रेड ट्रिपल ए से करके डबल ए कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड्स जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकानमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बर्तानिया की इकानमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकानमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से इस वक्त अगर देखा जाए तो वो कनेक्टिविटी का एक प्रोग्राम जो उनका था कि वो अपनी पावर को बाहर बेचेंगे, तारें बिछाएंगे, पाइपलाइनें बिछाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने तेल की पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा उनका सामने नजर आ रहा है।
आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दे ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ओवर इट। फिर फार्मास्यूटिकल उनकी इंडस्ट्री है। तो इसी तरीके से जहां ट्रेड करते हैं यूएई के साथ, उनका 100 बिलियन का टारगेट था, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। तो देखा जाए तो इस वक्त जो कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश है, उस सब का फायदा जो है भारत उठा रहा है। चाइना के जो जितने चैलेंजेस हैं, चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, विच विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर। ठीक है सर, आपकी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन एक चीज ये सारे सिनेरियो में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और बहुत से लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखें इंटरनेशनल मार्केट तेजी से इंडिया की तरफ मूव हो रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ जा रही हैं, बिजनेस करना चाह रही हैं, एलॉन मस्क हो, एप्पल हो या जो भी कंपनी हो। लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर तो कंप्रोमाइज बिल्कुल करता नहीं नजर आ रहा। वो ये कहते हैं एप्पल हो या एलॉन मस्क हो या कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया में आएगी तो इंडिया की पॉलिसीज के मुताबिक काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई भी, मतलब किसी भी हवाले से अगर बात करें। ये बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर आता है। शायद ये उनकी जो पॉलिसी है इसी वजह से आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए, वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। जब आप नेशनलिज्म होगा, आपको प्राइड होगी अपनी सिटीजनशिप पे, अपने मुल्क से आपको मोहब्बत होगी, तो चीजें तब आती हैं, तब इस तरह के फैसले किए जाते हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा। आप पाकिस्तान से बैठकर इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त करप्शन है। हर चीज में करप्शन है, सोचों की करप्शन है, पुलिस की करप्शन है, हर चीज की करप्शन है। लेकिन आपको बल्कि मैं चाहूंगा किसी वक्त आप इस पे प्रोग्राम करें कि पंजाब, भारत वाले पंजाब में उन्होंने आम पार्टी ने करप्शन को किस तरह रोका है, किस तरीके से मोदी साहब ने करप्शन, एक मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, करप्शन जो है वो इंसानी जिबिलत का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट। लेकिन उस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए तरक्की करने के लिए। आपके मुल्क से इस वक्त भी प्राइवेट प्लेन्स जो है वो थैले लेके उड़ रहे हैं डॉलरों के, और आपकी एजेंसियों के मर्जी से उड़ रहे हैं। आपकी जो कुछ भी होता है पाकिस्तान में, उसमें सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं। एक इदारा अकेला करप्शन नहीं कर सकता। लेकिन वजह यह है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत करना आपने शुरू ही नहीं की। पाकिस्तान से मोहब्बत करना बंद तो करते अगर शुरू की होती। पाकिस्तान आपने सिर्फ कागजों में बनाया था। अगर एक मिनट के लिए सोचें, आज 1947 को अगर सोचा जाए, जो लोग जलीलो ख्वार होकर पाकिस्तान में आए थे, अपनी माओ बहनों को रास्ते में मरवाते आए थे, हर चीज छोड़ के, क्या आपने जस्टिफाई किया है पाकिस्तान को बनाने का? जो टू नेशन थ्योरी आप कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी की बेस पर पाकिस्तान बना, क्या आपने उनको पाकिस्तान बनाकर दिया है? मेरे ख्याल में नहीं बनाया। आपने सिर्फ एक आइडियोलॉजी बेची है आपने। उसके बाद आपने पाकिस्तान को एटीएम मशीन की तरह लूटा है। जो आया इसने 76 साल लूटा है। आपने अपनी टू नेशन थ्योरी को ही जस्टिफाई नहीं किया। आपने पाकिस्तान को बनाने की थ्योरी को जस्टिफाई नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा आपसे गिला ये है, मेरा सबसे ज्यादा अफसोस आपसे ये है। और सर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अब जैसे आपने बोला और आप देखते हैं, लोग देखते हैं कि हम पब्लिक में जाके ओपिनियन लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सर बड़ी तादाद में यूथ और एजुकेटेड यूथ ये कहती है कि भाई ये हमारे हाथ जुड़े हैं, हम तो पाकिस्तान से बाहर जाने के पर तोल रहे हैं। आज मौका मिलता है आज जाएंगे, कल मौका मिला कल जाएंगे। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आए हैं, और ये वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है, कि भाई हमें पाकिस्तान से नहीं अपने घर से गर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें इस टाइम पे क्या दिया है। ऐसी बातें सुन के मेरा दिल रोता है, मैं परेशान होता हूँ कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है सर। देखिए, मैं आज आपके प्रोग्राम पे आल ऐलान आपको बताता हूं। रिजवाना का केस जो है इस्लामाबाद में, ये पहला केस नहीं है, ना ही आखिरी केस है। और मैं आपको बता रहा हूं, रिजवाना को जस्टिस नहीं मिलेगा। आज बहावलपुर यूनिवर्सिटी का केस है। 5500 स्टूडेंट्स हैं, खवातीन हैं, उस इलाके से जहां लोग अपनी बच्चियां स्कूलों में नहीं भेजते। उनके माँ बाप को वहां पे जस्टिस नहीं मिलेगा, उनके बहनों भाइयों को जस्टिस नहीं मिलेगा। आप मेरे ख्याल में अगर मुझसे जाती तौर पे पूछें, एज ए पाकिस्तान तो आप फेल हो चुके हैं, एज ए कंट्री आप फेल हो चुके हैं। अब आप बहसीते इंसान फेल हो रहे हैं। आप